हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे मैंने प्रीवियस दो वीडियो में 100 सवाल डिस्कस कर लिए, जो एक्चुअल पेपर जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है मैंने अप्रोच लगाया था, वही चीज आगे करते हैं। सो दिस वीडियो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। ये वाला सवाल मेरा शायद गलत हुआ था जब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। यहाँ तक मैं पहुंच गया था, सीतामढ़ी और पटना, सीतामढ़ी और भागलपुर में। अब देखो इसका पूरा मैं आपको डिसाइफर करता हूँ। बिहुला फेस्टिवल, पहले तो समझो बिहुला फेस्टिवल होता किस लिए है। बिहुला फेस्टिवल ईस्टर्न बिहार में सेलिब्रेट होता है। ईस्टर्न बिहार में भी किस साइड? भागलपुर वाले साइड में होता है। ठीक है, भागलपुर वाले साइड में होता है। ये गॉडेस मनसा जी होती है, उनका पूजा होता है। उनसे मांगते हैं कि अच्छा हेल्थ मिले, फैमिली का वेलबींग हो। ठीक है, इसके अलावा सांप से मेरे को बचाए। मतलब ये पुराना है, तो आप समझ रहे हो, ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रिजर्व कर रहा है, जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व कर रहा है। आप कई बार देखते होगे, अगर आप मेंस के सवाल सॉल्व किए हो तो ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, बट बिहुला फेस्टिवल इज एन ये चीज पोर्ट्रे करता है कि हम अभी भी अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सो दिस इज वेरी गुड। और सरकार भी इसको, जितने भी एंशियंट प्रैक्टिसेस है उसको आगे चल के जो यूथ है उसको वो चीज अपनाए, उस चीज के लिए सरकार काम कर रही है। तो क्लियर हुआ बिहुला फेस्टिवल। बिहुला फेस्टिवल से और इसमें एग्जांपल देखो, सीतामढ़ी मिथिला वाले में जो रहते हैं उन्हें तो पता होगा। मिथिलांचल वाले एरिया में जो रहते हैं उन लोग के यहाँ होता है समा चकेवा। आई एम सो सॉरी अगर मैं स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है तो प्लीज करेक्ट कर देना मुझे। समा चकेवा मिथिला वाले एरिया में होता है। इसमें क्या होता है ना, सिबलिंग बॉन्ड को दर्शाता है, सिबलिंग बॉन्ड को दर्शाता है। ठीक है, और इकोलॉजिकल अवेयरनेस से भी रिलेटेड, इकोलॉजिकल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है ये। फैमिली टाइशिप के लिए है, किनशिप के लिए है, ये सारी चीज के लिए। तो आप समझ रहे हो कितना रिच है हमारा बिहार का संस्कृति। आपसे बुद्धिज्म जैनिज्म मत लिख कर आना, एग्जाम में अगर पूछेगा एंशियंट टेपेस्ट्री ऑफ बिहार मेंस में, आप सारा चीज लिखो, समा चकेवा को लिखो, बिहुला फेस्टिवल को लिखो। दैट विल ऐड मोर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, वो आपका आंसर को एनरिच कर रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला ये कहाँ पे होता है? गया जी में होता है ना, गया जी में होता है। तो ये पिंडदान होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स हो गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए होता है पितृपक्ष मेला। अच्छा, एक और चीज होता है सोनपुर मेला, सोनपुर कैटल फेस्टिवल। ये कहाँ पर होता है? ये पटना वाले एरिया में होता है। ये एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। ठीक है, इससे पूरा क्लियर हो गया, फेस्टिवल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बिहुला फेस्टिवल भागलपुर। पटना का मैंने बता दिया, सोनपुर कैटल फेस्टिवल। सीतामढ़ी मिथिलांचल वाले एरिया में क्या होगा? समा चकेवा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ये तो सिंपल सवाल था, बट इसका कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूँ मैं। क्या होता है, जो करंट फ्लोइंग कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो कुछ मत करो, यहाँ पे v बाई आई लाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा तो इसको हम r लिखते हैं, तो v इक्वल टू आई आर हो गया। तो r जो होता है कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओमेगा। आंसर हो गया v इक्वल टू आई आर। क्लियर, रेजिस्टेंस याद हो गया, ओमेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस से मेरे को एक और चीज आता है, रेजिस्टिविटी। यहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, अब इससे सवाल बन सकता है, बहुत बार सवाल बना है। ये लेंथ हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया कुछ भी हो सकता है, मान लो सिलेंडर हुआ तो पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। इससे आप सॉल्व कर सकते हो, इससे कई बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है? जैसे आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो आपका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा मेटल का। लेकिन अगर वो सेमीकंडक्टर है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको। दोबारा बताता हूँ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ तक क्लियर हुआ? L क्या हो गया? लेंथ हो गया, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, किसका? मेटल का। वेरी गुड, मेटल का होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बट रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, वो कौन हो गया? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर
के लिए कौन कौन सा इनिशिएटिव लाया गया है। सेमिकॉन इंडिया एक याद होगा, यूएसए के साथ है ना। कहाँ पे प्लांट बन रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। समझ में आ रहा है पढ़ना कैसे, करंट को जोड़ो, स्टैटिक को जोड़ो, मतलब आपको 360 डिग्री व्यू में आपको पढ़ाई करना है। क्लियर। प्रीलिम्स तभी होता है, कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो गया, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आईबीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आपको 360 डिग्री कवरेज होना चाहिए। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, सारा उसके इर्द गिर्द जितने भी चीजें आपको याद होना चाहिए। दैट इज द ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द संविधान रेस्ट्रिक्ट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बताता हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। मान लो आप सरकारी मुलाजिम हो, मतलब आप बनोगे सरकारी मुलाजिम, इसके साथ साथ आप मान लो आप कुछ व्यवसाय कर रहे हो, प्राइवेट में आप कुछ काम भी कर रहे हो, तो दैट विल कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ये बेसिकली एमपी लोग के लिए है। आप कई बार देखे होंगे बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे हैव टू फॉरगो देयर यूट्यूब चैनल और उनको डिमोनेटाइज करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट एंटर इनटू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज नॉट लीगली, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो सेम एमपी वालों के लिए भी है, एमपी लोग को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आप एक सरकारी मुलाजिम हो, आप एक संवैधानिक पोस्ट में हो और इसके साथ साथ आप दूसरा चीज में भी काम कर रहे हो जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है वो चीज बताओ। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी इसमें मेंशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। 102 1 सब क्लॉज ए, अच्छा ये बात इसमें, ठीक है, इसमें मेंशन है। आर्टिकल 102 1 सब क्लॉज ए इसमें मेंशन है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। मैंने भी स्किप किया था यार, ये इतना फैक्चुअल सवाल था कि यार इसमें क्या ही कर पाऊंगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पता था बट ये नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और इस टाइप के सवाल देखो स्किप कर सकते हो, ये सब सवाल भी स्किप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये बहुत कम लोग को पता होगा, तो ये सब सवाल कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। अब ये सवाल आप गलत करोगे, जैसे मैंने गलत किया था, हिस्ट्री थोड़ा कमजोर है, बट उस वक्त मैंने बताया भी था ना, मैं उसमें पढ़ा नहीं था, बहुत सारी चीज मेंस चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, सो मैंने पढ़ाई रिवाइज नहीं किया था, पढ़ा था बट रिविजन की कमी थी। चलो इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यांग वंश। देखो हर्यांग वंश सबसे पहले देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी था मगध एम्पायर का। सबसे बड़े जो इसमें जो फाउंडर थे वो थे अपने बिम्बिसार। ठीक है, अब बिम्बिसार से मुझे क्या क्या याद आता है यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ये वाला मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। चलो बिम्बिसार के बारे में देखते हैं। बिम्बिसार हर्यांग वंश के फाउंडर थे। ठीक है, बिम्बिसार से मुझे याद आता है, इनको कहते थे श्रेणी, कहते थे श्रेणी या शीनिया कहते थे, शीनिया। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशनशिप उन्होंने रखा था, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप रखा था, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, 3 वाइफ थी शायद भाई साहब। ठीक है, इसके अलावा प्रद्योत ऑफ अवंती जो थे, प्रद्योत ऑफ अवंती, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप था। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने अपने फिजिशियन को भेजा था जिनका नाम था जीविका। ठीक है, यहाँ से इतने सवाल बनता है। अब इनके बेटे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम कहते थे, उनका नाम था कुनिक, सरनेम कुनिक था, सरनेम सॉरी, उनको कुनिक नाम से भी जानते थे। उन्होंने बुद्धा के सामने कन्फेस किया था कि मैंने अपने पिताजी का वध किया है। ठीक है, कन्फेस किया था बुद्धा के टाइम पे। अब अजातशत्रु के टाइम पे 3 लोगों को निर्वाण मिला था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 3 लोगों को निर्वाण मिला था। वो है गौतम बुद्ध, महावीर और तीसरा जो है वो है महाशलीपुत्रा था, महाशलीपुत्र। एक बार अब चेक कर लेना, मस्करी पुत्र था, मस्करी पुत्र, ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, मस्करी पुत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है इससे। ठीक है, किन 3 लोगों का निर्वाण मिला था अजातशत्रु के टाइम पे? गौतम बुद्ध, महावीर और मस्करी पुत्र। वापस से लिख लो ना, मस्करी कर रहा है, मस्करी पुत्र। ठीक है, मस्करी पुत्र क्लियर हो गया। अजातशत्रु, बिम्बिसार क्लियर हो गया, श्रेणिया फ्रेंडली रिलेशनशिप, प्रद्योत ऑफ अवंती, जीविका, अजातशत्रु, कुनिक, कन्फेस किए बुद्धा के सामने, 3 लोगों को निर्वाण मिला। ठीक है, और फिर अब देखो कर्मा इज अ डैश। बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को मारा उदयन, उनका बेटा। उदयन से रिलेटेड आना चाहिए, पाटलिपुत्र में उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, पाटलिपुत्र कैपिटल। पूरा क्लियर हो गया। हर्यांग वंश आंसर मार दोगे, हर्यांग वंश कहाँ गया आंसर इसका? बिम्बिसार। ठीक है, मैंने बृहद्रथ मारा था।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रुचिरा कंबोज। उस टाइम में करंट अफेयर्स था, उन्होंने रिटायर किया था, और रुचिरा कंबोज फर्स्ट। अब देखो ये वाला सवाल का मैं आपको बताता हूँ कैसे स्मार्ट एलिमिनेशन कर सकते हो। यहाँ पे वो सवाल क्या पूछा है, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। अब ऑप्शन देखो, शी इज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग। भाई क्यों होगी जब यूएन में वो एम्बेसडर बनी हुई है। अब यहाँ वाला देखो, शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। यूएन से दिख रहा है, यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को। समझ में आ रहा है कैसे आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो अगर आपको नहीं भी पता था। सिंपल, आप आंसर सी मारो, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ से इस बार का देख लो, अभी कौन है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के जो यूएन में गए, वो है परावर्तिनी हर्ष। पी हर्ष करके याद करना, शायद परावर्तिनी है या फिर साउथ का सरनेम है तो मुझे पता नहीं है। पी हर्ष याद कर लो, पी हर्ष। इससे सवाल बनता है यार, रुचिरा कंबोज जी से तो बहुत बार सवाल आ चुका है, सो इस बार पी हर्ष से आ सकता है। ठीक है, याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इससे एक सवाल आया। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहले तो समझो एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। थर्मिक मतलब पता है ना, हीट। एक्सोथर्मिक में होता है हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में जो होता है हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। अब समझो इसका एग्जाम्पल समझो, अगर कोई इसका एग्जाम्पल समझो ऐसा है कि अगर मान लो एक आइस है, आइस का टुकड़ा है, वो अगर मेल्ट कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, बाहर का जो हीट है वो उसको मदद कर रहा है ना मेल्ट करने में, तो उससे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है हीट, है ना। चेंज क्या हो रहा है, आइस जो था सॉलिड से वो लिक्विड में हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी ना होगा। आप गर्मी आपको कब लगता है, जब आप हीट एब्जॉर्ब करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, तो आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, पसीना आता है, आपका टेम्परेचर कम बढ़ जाता है ना, तो वो होता है। तो आप क्या कर रहे हो, हीट क्या कह रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। समझ में आ रहा है, हीट रिलीज होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। ऑप्शन क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवापोरेशन ऑफ वाटर में आप क्या कर रहे हो, इवापोरेट हो रहा है वाटर, है ना, हीट रिलीज हो रहा है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक, यहाँ पे मैं बताता हूँ रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक। क्विक का फॉर्मूला पता है, CaO। वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, H2SO4 को पानी मिलाओगे, H2SO4 को पानी मिलाओगे, कमाल का हीट रिलीज होगा। आप एनसीईआरटी में पढ़े होगे कि हम लोग जो है एसिड को वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, अगर ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो बहुत तेज रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा। क्लियर हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। कट मोशन क्या होता है ना, जैसे मान लो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक बिल लाया या बजट लाया, ठीक है, वो प्रेजेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में। अब जो अपोजिंग लीडर है, एमपीज है, उन लोग क्या कर रहे हैं ना, उन लोग आपत्ति जनरेट कर रहे हैं। मान लो 2 लाख करोड़ का एक बजट आया, इस बार आया, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे नहीं 2 लाख करोड़ नहीं होना चाहिए, ये 1.9 लाख करोड़ होना चाहिए। तो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट, तो वो होता है कट मोशन। टू मूव द प्रपोजल टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ बजट प्रपोजल। ठीक है, इसका आंसर 109 का आंसर ए। मूविंग ऑन, हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2024-25 इन द स्टेट असेंबली। सिंपल फैक्ट है, श्री सम्राट चौधरी जी। नेक्स्ट सवाल पे आओ, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसका आंसर है अप्रैल 1912। 22 दिसंबर 1911 को वो अनाउंस हुआ था, और नया प्रोविंस कब बना था, अप्रैल 1912। ये मेरा सवाल गलत था, मार्च 1912। ठीक है, आंसर क्या होगा, अप्रैल 1912। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ, हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी इन 1913। अब देखो इसका आंसर फैक्चुअल सवाल था, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ठीक है, इसका आंसर था, मैंने स्किप किया था ये सवाल। ठीक है, बस रेड लो, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913 कौन थे, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। पहले तो समझो सोलर कांस्टेंट होता क्या है। सोलर कांस्टेंट होता है, मान लो एक यूनिट एरिया है ना, ये मान लो एक यूनिट एरिया है, इस पे कितना हीट आ रहा है, रिसीव कर रहा है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम ऑन अ सरफेस एरिया, उसको कहते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट।
जो हमारा सोलर सेल होता है जो बिल्डिंग्स में लगे रहता है वो एक सोलर कांस्टेंट है ना, क्योंकि कितना हीट आ रहा है रिसीव कर रहा है वो एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में बता रहा हूँ। जैसे अभी टाइम हो रहा है 8:56, तो 8:56 में ये क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना हीट आ रहा है रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? फैक्चुअल सवाल था यार, ये किसको ही पता होगा, बस सोलर कांस्टेंट पता था मुझे, मैंने भी स्किप किया था, ये सवाल नहीं किया था। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। अब देखो इस सवाल में ना कुछ आइडिया नहीं लगा था, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था, बट मैंने इसमें क्या किया ना, मैं इसका हिंदी मीनिंग देखा। अभी मेरे पास, रुको मैं अपना सवाल में देखता हूँ हिंदी में, मैंने हिंदी वाला से देखा था, रुक जाओ, वो मैंने स्कैन नहीं किया था, तो मैं आपको हिंदी मीनिंग बताता हूँ इसका। इसमें सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। पहला ऑप्शन था, अच्छा ये सब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये सब, अब इसका देखो ये वाला अप्रेजल ऑफ, देखो इसका आंसर था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, ये वाला आंसर था, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग देखो, हिंदी मीनिंग था 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। अब यहाँ पे देखो 1935 एक्ट आया है, अब एक्ट आते ही साथ उसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है, समझ रहे हो? कोई एक एक्ट आया है, आते साथ उसका मूल्यांकन तो हो नहीं सकता ना, कुछ साल बाद होगा। आप कोई चीज बना रहे हो, कुछ चीज क्रिएट की हो, उसका मूल्यांकन, उसका लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ओवर द टाइम क्रिटिसाइज करेंगे ना, 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको उसका क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको एक वो मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है जैसे आपने बनाया तुरंत आपको उसी टाइम आपको क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा, नहीं। आप मेंस देते हो 6-7 महीने बाद आपका कॉपी आता है, मूल्यांकन होकर आता है कि एक ही दिन आ जाता है, समझ रहे हो? इसका आंसर ऐसे पहुंचो, मैंने भी एक काटा और ये आंसर का अपना, ठीक है। तो देखो हिंदी वाला भी चीज रेफर करना, जो चीज समझ में नहीं आ रहा ना उसको हिंदी रेफर कर लेना, ये बोनस ट्रिक है। सॉरी, नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? सिंपल है, 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट से मुझे याद आना चाहिए 106th अमेंडमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 106th अमेंडमेंट का कमेंट सेक्शन में बताओ 33% रिजर्वेशन है किसको, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब देखो ये सवाल बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया था, बट मेरा सही हो गया, क्यों? यहाँ पे देखो एक बहुत ही अतरंगी समय का ऑप्शन दिखा, मैं ये वाला मार दिया। एक और ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं ट्रिक्स बताऊंगा जो आप एग्जाम में करना, वो 90% चांस है वो करेक्ट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन में देखो थोड़ा सा बड़ा भी मुझे स्टेटमेंट लगा और थोड़ा यूनिक सा भी लगा, इसलिए मैंने ये मारा। दो, ये रिस्क एपेटाइट आपको एवेंचुअली समझ में आएगा, मॉक में प्रैक्टिस करो तब ये चीज समझ में आएगा, ठीक है, तंती तत्वा। मूविंग ऑन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस 2024, ठीक है। अब इस वाले में देखो, आपको सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। मेंस ओपन कौन जीता है इस बार, ये 24 का ना छोड़ो, अपन 25 का देखते हैं। 25 में हमारे कार्लोस अल्कारेज, भाई बहुत सही बंदा है, लेकिन अभी और यानिक सिनर के बीच हुआ फाइनल, कार्लोस अल्कारेज जीत गया। लेकिन विंबलडन फाइनल हुआ अभी कुछ दिन पहले, देखे होगे आप, पिछले संडे को शायद था विंबलडन फाइनल, यानिक सिनर ने रिडेम्पशन लिया, यानिक सिनर ने फिर हराया कार्लोस अल्काराज को। समझ रहे हो कैसे जीवन पलटता है? एक महीना पहले कार्लोस अल्काराज जीता था, उसके कुछ दिन के बाद यानिक सिनर ने फिर उसको हरा दिया। बहुत तगड़ा जीवन है यार, यही है जीवन, आप सिर्फ हसल करते रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगा आपको, ठीक है। अब फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट वुमेन में देखोगे तो कोको गॉफ ने, अच्छा हाँ, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के और यानिक सिनर इटली के। कोको गॉफ ने हराया, वुमेन का बात करूं, कोको गॉफ ने हराया अरियाना सबलिंका को। अरियाना सबलिंका, इनका भी किस्मत खराब ही चल रहा है, जब से इन्होंने रील्स बनाना स्टार्ट किया तब से इनका गेम खराब हो गया है। अरियाना सबलिंका। और विंबलडन में जेंटलमैन फाइनल था, यानिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज, यानिक सिनर जीते, और वुमेन में था ईगा स्विएटेक ने जीता था, ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। यार मैं टेनिस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं टेनिस बहुत देखता हूँ, खेलता भी हूँ, तो मुझे पता है और मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ टेनिस का सवाल देख के, ठीक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ, यार उस टाइप का करंट अफेयर था, सत्यदीप गुप्ता, तो अभी भी देख लेना, इससे आप थीम समझ रहे हो। कोई भी इंडिया जो माउंट, कोई भी अच्छा माउंट को फतेह किया है तो वो देख लेना, और भी ट्वाइस भाई 1 सीजन में, भाई साहब यहाँ पे 3 हैंडस्टैंड पुशअप मारने में हालत खराब हो जाता है, लोग माउंट एवरेस्ट माउंट बहुत से 2 बार कर ले रहे 1 सीजन में, ठीक है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसस 2011?
सिंपल फैक्ट है यार, ये कोई भी पढ़ने पढ़ोगे। इंडिया का सेक्स रेशियो 943 एंड FHS 5 डेटा के अनुसार 1020 फीमेल है पर मेल। ठीक है, तो अब जो मैकेनिकल कॉलेज मैकेनिकल ब्रांच वाले लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। इफ यू नो यू नो। नेक्स्ट सवाल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोरोफिल, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। देखो यार, ये मैंने क्या ही गलती किया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। क्लोरोफिल होता क्या है और कैसे इसका ये होता है, सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन जो है ना, वो होता है आप एब्जॉर्ब करते हो लाइट को, एब्जॉर्बिंग लाइट। स्पेस है, रुको मैं स्पेस इसको क्रिएट करता हूँ। आफ्टर करंट पेज, न्यू पेज। ठीक है, क्लोरोफिल पहले तो देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है हमारे स्टोमेटा में। ठीक है, स्टोमाटा में पाया जाता है। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। फिर फोटोसिंथेसिस दूसरा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ से चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है जो लाइट डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट। पहले तो क्लियर हुआ ना, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा में। ठीक है, स्टोमाटा में पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। ठीक है, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है जो कि होता है लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होता है, लाइट आ गया उसके पास, CO2 वो बोरो करता है कहाँ से, एटमोस्फेयर से। पानी कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। रिएक्शन होता है, क्या बनता है, C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट। ये दोनों बाई प्रोडक्ट बनता है। दिस इज फोटोसिंथेसिस। पिक्चर क्लियर गाइस। ठीक है, आपका पूरा रिवाइज करा दिए, क्लोरोफिल भी रिवाइज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्जॉर्बिंग लाइट। मैंने तो अलग सेकंड स्टेप का मैं दिखा दिया था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को मैंने दिखा दिया था, मैं ज्यादा डीप में चला गया था। द पॉलिटिकल स्ट्रगल स्ट्रेटजी, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल। देखो ये वाला आंसर डिलीट किया गया था, इसका मैं बताता हूँ स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल होता क्या है। आप पहले स्ट्रगल कर रहे हो, ऑल्टरनेट वे में स्ट्रगल कर रहे हो, फिर आप ब्रेक ले रहे हो, फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये गांधी जी का स्ट्रेटेजी था, इन्होंने NCM में भी यूज किया था, CDM में भी यूज किया था, QI में भी यूज किया था। CDM में ज्यादा यूज किया था, QI में भी यूज किया था। तो आंसर जैसे होना चाहिए था, QI में भी होना चाहिए था, खिलाफत भी होना चाहिए था, बॉयकॉट ऑफ सामिल कमीशन में कुछ भी हो सकता था इसका आंसर, इसलिए आयोग ने इसका आंसर डी दिया है, स्वदेशी तो नहीं होता। नेक्स्ट सवाल पे आओ, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मेनी प्लेसेस। अब ये लूसेंट में गिवन है, प्रति सरकार सतारा वाले एरिया, महाराष्ट्र वाले एरिया में, प्रजामंडल तंचर उड़ीसा, जातीय सरकार तमलुक बंगाल। चित्तू पांडे कहाँ के थे, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। चित्तू पांडे, चित्तू पांडे। ठीक है, रैयती सरकार कोई नहीं थे ना, ये आंसर है। 123 पे आओ भाई, ये सवाल तो मैं बहुत खुश हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला इलॉन मस्क के अलावा, और देखो टेस्ला क्या होता है ना, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इसमें है। देखो थोड़ा मुश्किल है, ये 11वीं एनसीईआरटी हम अपन IIT के टाइम पे पढ़े थे ये सारी चीजें। टेस्ला क्या होता है ना, ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। ठीक है, फॉर्मूला एक होता है सिंपल, F इक्वल टू IBL। F हो गया फोर्स, I हो गया करंट, B हो गया मैग्नेटिक फोर्स, L हो गया लेंथ। ठीक है, अब इसको करो, कुछ नहीं करो, B इक्वल टू, वहां मैं शिफ्ट करो, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन IL। F क्या हो गया, न्यूटन, एम्पियर हो गया, और L लेंथ मीटर हो गया ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बन के तैयार हो गया आपका फॉर्मूला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आंसर है इसका। वही होता है टेस्ला, एक करंट कैरिंग, ये देखो एक कंडक्टर है, इस पे फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है और 1 एम्पियर करंट को ले जा रहा है 1 यूनिट मीटर लेंथ पे। ठीक है, यही होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गया फॉर्मूला था यार, अगर फॉर्मूला आता तो आप कर लेते, नहीं आता तो ये सब सवाल मुश्किल सवाल था यार। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी से सवाल दे रहे तो क्या ही होगा ना, 10th क्लास के एनसीईआरटी में है नहीं। लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होता है, तो 11th क्लास के एनसीईआरटी मुश्किल है ना। ये सवाल बहुत मुश्किल कैटेगरी में था, जिसका साइंस बैकग्राउंड है वही कर पाएगा। सो टेंशन मत लो, ये सवाल छोड़ भी दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक्सक्यूज मी, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी से मेरे को याद आना चाहिए काला अशोक।
काला अशोक अगर मुझे याद आ गया तो मुझे याद आना चाहिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया? शिशुनाग, काला अशोक, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली। उसके बाद विच रूल्ड आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है हमारा नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी से पहला कौन थे? महापद्मानंदा। महापद्मानंदा, महापद्मानंदा से मुझे याद आना चाहिए एकारत, उनको कहते थे एकारत। और महापद्मानंदा ने कलिंगा कॉन्केस्ट किया था, और ये मेंशन है किसमें? खरवेल इंस्क्रिप्शन, खरवेल इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा। खरवेल मतलब वो क्या कहते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है मेंशन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेल में ये मेंशन है कि इन्होंने कॉन्केस्ट किया था कलिंगा का। ठीक है, इसके अलावा धनानंदा, अब धनानंदा को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य किसके गाइडेंस में? कौटिल्य गाइडेंस में मौर्य डायनेस्टी का स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? हरियांग वंश भी क्लियर हो गया, हमने शिशुनाग भी क्लियर हो गया, और नंदा वंश भी। मूविंग ऑन, अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ लोकसभा हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो, ये हमारे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से बथेरे पीवाईक्यू आ चुके हैं, इनके बारे में पूरा पढ़ो। नीलम संजीवा रेड्डी सीएम थे, 2 बार सीएम बने थे आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा वो स्पीकर थे। इसके अलावा उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो भी अनअपोज्ड। ठीक है, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट है, ये पीवाईक्यू है, आप घटना चक्र देखोगे इसमें मिलेगा। किससे अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बनाया गया था? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी स्पीकर होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से क्विट कर दिया था। ठीक है, शायद अफरीदी के था। बट जब हमारे जेपी नारायण साहब स्टार्ट किए थे टोटल रेवोल्यूशन, तो उनसे रहा नहीं गया, नीलम संजीवा रेड्डी ज्वाइन किए जेपी नारायण के साथ, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था 1975 वाला टोटल रेवोल्यूशन में। तो याद हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी से कभी सवाल भूलोगे नहीं। अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, पहले वो स्पीकर थे, 2 बार स्पीकर बने, सीएम थे आंध्र प्रदेश के, और टोटल रेवोल्यूशन में जेपी नारायण के साथ उन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, और काम उन्होंने किसके साथ किया? मोरारजी देसाई के साथ आगे काम किया। और फिर उसके बाद कौन थे? चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, ऐसे याद करो सारी चीजें। तो ये हमारा क्लियर है, नीलम संजीवा रेड्डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Bihar state introduce a green budget for the first time? ये था यार, फैक्चुअल सवाल था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये पढ़े हो गया, अगर आप तैयारी हो 2 साल अगर तैयारी की हो तो ये चीज पढ़े होगे, कोई भी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स बुक्स में था ये। ठीक है, बट हाँ, एक और चीज है, मैं बिहार स्पेशल जो करंट होता है, जो सबसे ज्यादा सरदर्द होता है, उसका मैं कंपाइलेशन ले आऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा 1 शॉट। वो वीडियो देख डालोगे तो आप जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है वो आप इजिली कर सकते हो, करो उससे खोप के। ठीक है, मूविंग ऑन, मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर। तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थी, ये करंट था, और उन्होंने एग्जाम भी दिया था बीपीएससी का। नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप? जायद क्रॉप तो पहले जानो तो राबी होता क्या है, खारिफ कौन सा होता है? राबी ठंडा, खारिफ गर्मी। अब मुझे बताओ, जो मस्टर्ड है और ग्राम है, मस्टर्ड और ग्राम, क्या वो राबी है कि खारिफ है? ग्राम इज खारिफ, मस्टर्ड इज खारिफ, कॉटन इज राबी, ग्राम इज राबी, मस्टर्ड इज राबी, एंड कॉटन इज खारिफ, एंड दिस फॉडर इज जायद। जायद होता है राबी और खरीफ के बीच का जो क्रॉप होता है ना, उसको कहते हैं जायद क्रॉप। तो जनरली मार्च से जून वाले टाइम जो होता है वो जायद क्रॉप के लिए मशहूर होता है। मशहूर क्या मतलब, वो होता है। ठीक है, तो फॉडर क्या होता है? जो हम अपने मवेशियों को खिलाते हैं, जैसे गाय और भैंस को जो खिलाते हैं, वो हो गया फॉडर। तो फॉडर इज अ जायद क्रॉप, एंड जायद इज इन बिटवीन राबी एंड खारिफ। एंड व्हाट इज राबी? राबी से ग्राम आपको याद आना चाहिए, मस्टर्ड याद आना चाहिए, खारिफ से आपको याद आना चाहिए कॉटन। कॉटन कौन सॉइल में होता है? रेगुर सॉइल में होता है। कॉटन का एरिया कहाँ पर है, ये मुझे बताना। और कॉटन नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है, ये भी मुझे बताना। ठीक है, मूविंग ऑन, श्रेयसी सिंह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जमुई। वो तो उस वक्त का न्यूज था, पेरिस ओलंपिक्स। अब देखो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को कहीं भी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम आइडेंटिफाई करो, क्या क्या पढ़ना है बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, एंड पीवाईक्यू इज द लाइट हाउस, इट इज अ ब्लूप्रिंट, आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो नेवर 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 स्किप पीवाईक्यू। व्हाट इज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स? अब देखो, जैसे मैंने इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, यहाँ मैंने चीज देखी नहीं, चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर। मैं समझा यार ओपीएम तो होता ही है, ओपीएम
ट्रेड होता था वहां से। और ओपीएम का मुझे बताओ गोल्डन क्रेसेंट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना व्हाट इज गोल्डन क्रेसेंट, व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, सवाल था व्हाट्स द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंग्लैंड। तो यार मैंने पूरी मेथड अपनाया, मोर देन अब मार दिया, बट यहाँ पे चीफ मैंने देखा ही नहीं। तो दिस इज चीफ, तो चीफ वॉज ओपीएम, ओपीएम का ट्रायंगुलर कॉमर्स था बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए। आई हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, इसका आंसर है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। कुछ कुछ सवाल आएगा बाउंसर, अमेजोनी मूवीज में भी आपने देखा होगा ना, जो समझाता है अमेजोनी के कोच कि कुछ बाउंसर्स आएगा, यू हैव टू डक दोस बाउंसर्स, और अगर आपके हाफ वॉली आए तब उसको छक्का मारो। ठीक है, तो ये सारी चीज ऐसे है कि हाफ आप बाउंसर्स आप छोड़ो उसको, हाफ वॉली का इंतजार करो। और अब जैसे ये भी एक बाउंसर है। इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। सो ये मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल कैटेगरी में आता है, ये पीवाईक्यू था भी नहीं। तो आप इसमें देख लो कौन कौन से कंट्रीज जो थे वो आते थे। पहले तो मुझे बताओ 1943 में बना था हमारा आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज बना था। ठीक है, कौन कौन से कंट्री जो थे जो रिकॉग्नाइज किए थे, जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपीन गवर्नमेंट अंडर जापानीज, फिलीपीन गवर्नमेंट, फिलीपीन, अरे मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा होगा, बस याद कर लो। ठीक है, फिलीपीन गवर्नमेंट अंडर जापानीज, मंचूरिया गवर्नमेंट था, बर्मा था, क्रोएशिया था, थाईलैंड था, और चाइना का एक पपेट गवर्नमेंट था वो। तो टोटल 9 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्म बाय बायल कापड़िया फॉर विच ही बिकम द फर्स्ट। यार ये करंट में था, तो इससे आप थीम आइडेंटिफाई कर लो कि कांस फेस्टिवल में कोई इंडिया का अगर सिनेमा गया है तो आप उसको पढ़ लेना। हाँ, ये है ना अपना साइंस, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। चलो पूरा पढ़ाता हूँ बाइल। पहले तो मैं पेज ऐड करता हूँ, न्यू पेज। पहले तो बताओ बाइल का फंक्शन क्या है। बाइल, बाइल लिवर से निकलता है, स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, बाइल का मेन फंक्शन क्या है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को मतलब पचाता है। ठीक है, आप खाते हो ना तेल मसाला चीजें, तो आपका बाइल आपका वो पचाता है। तो गॉल ब्लैडर से निकला, बाइल डक्ट के थ्रू जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एक होता है वहां से गुजर के जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे पहुंच के क्या करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। जो आप छोले भटूरे खाए हो उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे चीज में, ताकि आप इजीली पचा सको, है ना। इसीलिए कहते हैं कि आप कम खाया करो छोले भटूरे, तेल का चीज, ट्रांस फैट कम खाया करो, बॉडी फिट रखो, बाइल को ज्यादा प्रॉब्लम होने मत दो, पित्त। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, किडनी स्टोन से, किडनी स्टोन जो होता है पथरी, तो वो कौन से कारण से होता है, उसका केमिकल का नाम बताना। जो किडनी स्टोन जो होता है आपको ये बताता हूँ, या ये मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑक्जेलेट। आगे बताना, या तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, के सोडियम है, क्या है। ठीक है, डैश ऑक्जेलेट, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट सवाल, इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। देखो यार सिंपल सवाल है, लूसेंट अगर आपने पढ़ा है या फिर ये तो पता भी होना चाहिए। तो कब हुआ था, 22 जुलाई 1947। अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद करो। 26 नवंबर 1949 को हम लोग ने संविधान अडॉप्ट किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को लास्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बैठक था, लास्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठक, असेंबली बैठक। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट जो सचिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद वो हुए थे, अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेसाइड किए थे। सचिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बने। 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने ऑफिशियली रिपब्लिक धारण कर लिया। क्यों, हम लोग ने संविधान को लागू कर लिया। हम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू चल रहे थे, बट 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने संविधान लागू कर लिया और हम बन गए रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते, 26 जनवरी 1949 याद हो गया, संविधान को हम लोग ने इनैक्ट किया था। मूविंग ऑन, ये सवाल तो मैंने बताया था, 15% ऑफ मेंबरशिप कब आया था, 91st अमेंडमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 91st आपको याद होना चाहिए, 92nd से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिख ही देता हूँ। बीडीसी में याद है बोडो, डोंगरी, संथाली और एक और चीज था, मैथिली था। ठीक है, 71st याद आना चाहिए, केमन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और सिंधी कब आया था वो कमेंट सेक्शन में बताना।
नेक्स्ट सवाल पे हो 137 विच हु इज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, कौन थे? आलोक शुक्ला। तो इससे एक टीम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंडियन जो है, ये मैंने बताया भी था कैसे आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्या बताया था कि कोई भी इंडियन है जो उसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड वाले फोरम में, तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आलोक शुक्ला जी थे, तो ये आंसर था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ भाई, कहाँ गया? हाँ, अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया, भाई ये तो क्या ही बोलूँ अब, बीपीएससी आंसर पता नहीं क्या देता है। अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट, अब देखो ये तो मुझे पता था कि 1876 में आया था, बट उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था, फॉर्मली जब दिया गया था तो वो था दिल्ली दरबार का सेशन 1877 में दिया था। तो आंसर मैंने 1876 मारा था, बट आयोग ने आंसर दिया 1877, विच इज ट्रू। बट इनको मेंशन करना चाहिए था, अनाउंस हुआ था कि उनको कब दिया गया था, तो बहुत ही एम्बिग्यूटी था सवाल में। और इसके बाद भी 2 बार उन्होंने चेंज भी किया था, और लास्ट में फिर मेरा एक नेगेटिव हो गया था इससे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले समझो क्या है। देखो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी का वन शॉट ले आऊंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में बताना कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, जो जिसका रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी हाई होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हाई रहता है, वो डिस्प्लेस कर देता है जो लोअर रिएक्टिविटी मेटल है, लोअर रिएक्टिविटी जिसका है। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या रटना ही पड़ेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, एजी। ये मैंने यार 11 में पढ़ा था, वही आईआईटी के टाइम पे, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, एजी। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज है वो लोअर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे हमने देखा है सीयू का रिएक्टिविटी ज्यादा है एजी की तुलना में, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा होगा। जिसको रिएक्शन पसंद है वो यहाँ पे देखो, रिएक्शन टू सीयू प्लस 2AgNO3, ये सीयू NO3 होल ट्वाइस प्लस एजी बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे AgNO3 था, यहाँ पे इसको बेगर कर दिया। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस सिल्वर भी लाइक, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, जो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। सो आंसर इज दिस। क्लियर, पिक्चर क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आओ, द एंडीज एक्सटेंड्स अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन हमारा प्यारा साउथ अमेरिका वाले पार्ट में है, कोलंबिया, पेरू, चिली, ये वाला पार्ट, बोलीविया, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमारा एंडीज माउंटेन है। क्लियर, तो किस साइड है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्ट ईस्ट तो पता है ना यार, वेस्ट ईस्ट बताना नहीं पड़ेगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये पैम्पास हो गया, और क्या होता है, लानोज होता है, लानोज वेनेजुएला में हो गया, कैंपास होता है ब्राजील में, पैम्पास अर्जेंटीना, ठीक है, कैंपोज ये वाले एरिया में, कैंपोज, और यहाँ वाले लानोज, लानोज, माराकाइबो हो गया। वेनेजुएला से मुझे याद आना चाहिए, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वहाँ का, ठीक है। वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, करप्शन है यार, करप्शन जितना ज्यादा रहेगा वो खराब हो जाएगा, इतना ऑयल रिच था। और यूएसए का एक चाल है यार, यूएसए जिसको चाहता है वो कर सकता है अपने एंड से तबाह, एंड वेनेजुएला इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। बाय विच टाइम द गवर्नर हैज टू रिटर्न, भाई ये वाला सवाल लिख के ले लो, ये सवाल फिर से आने वाला है, फिर से आएगा। अब देखो सीन क्या है ना, संविधान में एक टर्म दिया था, आर्टिकल 200 आप अगर पढ़ोगे तो गवर्नर के पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है गवर्नर के पास। जब उसको बिल एक असेंबली में आता है तो उसके पास ऑप्शन है, या तो वो ग्रांट कर देगा असेंट, या तो गवर्नर विथहोल्ड करेंगे असेंट, या तो वो रिटर्न कर देंगे कि भाई वापस से तुम चेंज करके लाओ, या तो वो रिजर्व कर देंगे किसके, प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये होता है आर्टिकल 200। अब उसमें एक और टर्म है, बस मेंशन है कि एज सून एज पॉसिबल गवर्नर को असेंट दे देना होगा, या फिर विथहोल्ड करना होगा एज सून एज पॉसिबल। दिस इज अ वेरी वेग टर्म। एज सून एज पॉसिबल क्या होता है? एसएप। अगर आप कॉर्पोरेट में होगे तो आप आपके बॉस आपको बोलोगे एसएप आज शाम तक करके दो, तो आप कर दोगे, आज शाम तक करके दो एसएप। बट यहाँ पे बस मेंशन है एसएप। अब एसएप इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ना, कब हो सकता है? कल भी हो सकता है, 6 दिन बाद, 1 साल बाद, 7 साल बाद। सो ये प्रॉब्लम है, ये मसला है हमारा गवर्नर के साथ। तो सेम यही हुआ ना, जो गवर्नर थे टीएन के तमिलनाडु के, क्या नाम था, रवि था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था ना, बहुत दिन से वो बिल को विथहोल्ड करके रखे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। उन्होंने बोला कि भाई आप जल्द से जल्द उसको, और हाँ उन्होंने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी चीज को रखना दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है वो चीज।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट में से एक है। उन्होंने कहा अगर मिनिस्ट्रियल एडवाइस के थ्रू अगर हम एक्ट करेंगे तो आपको 1 महीना के भीतर आपको पास करना है, और अगर कंट्ररी टू मिनिस्ट्रियल एडवाइस है तो 3 महीने के अंदर आपको पास कर देना है। ठीक है, दिस सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। अब आपको याद आना चाहिए गवर्नर वाले से नबम रेबिया केस याद आना चाहिए। नबम रेबिया केस, ये सब मेंस का मटेरियल बता रहा हूँ। नबम रेबिया केस में यही बोला गया था कि एसएफ आप करो, आप बैठ नहीं सकते, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर को ये हिदायत दिया गया था। बट अब इस वाले केस में टाइम फ्रेम दे दिया गया है, 1 महीना और 3 महीना। याद रहेगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 1 महीना और 3 महीना। आर्टिकल 142 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉकेट वीटो हमारे पे है कि नहीं, या यूएसए के पास है? विच डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? पॉकेट वीटो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पॉकेट वीटो किस पे है, इंडिया पे है या यूएसए पे? पिक्चर पूरा क्लियर? संविधान में कुछ मेंशन नहीं है, संविधान में बस मेंशन है एसएप, and ASAP is nothing. ASAP is just ambiguity. You can give it in 1 day, you can give it in 8 days, you can give it in 8 years. That is ambiguous. ठीक है, सो इसीलिए सारा मसला खड़ा हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आओ। ये सवाल गलत हुआ था, जैसे बड़ा वाला ऑप्शन, जैसे मैंने बताया ना 5 में से 3 तो सही होगा, 2 इनकरेक्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे देखा ये बड़ा सा बहुत प्यारा सा हाईलाइट कर दिया, तो मैंने आराम से ये मारा, मुझे पता भी नहीं था, तो इसका आंसर ई रिक्शा ड्राइवर था। ठीक, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको आप तोड़ रहे हो, डिकम्पोज हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन। ब्रेड को आप देखते होगे ना, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के वो छोटे 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 पीसेस में ले आता है, दैट इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कर रहे हो। Who among the following Indian capitalists was not the architect of धीरू भाई अंबानी जी तो उस टाइम पे थे ही नहीं। ठीक है, बॉम्बे प्लान 1944 के आसपास आया था ना, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट डेट, बट हाँ इसी टाइम पे था, 1940s के टाइम पे था, 44 शायद 44 था। ठीक है, तो जेआरडी टाटा, श्रीराम बिरला, जेडी बिरला, ये सब उन टाइम पे थे। धीरू भाई अंबानी थोड़े नए थे ना। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम डार्क साइड ऑफ मून इन 2024? बहुत न्यूज में था, चाइना आंसर है। 146 पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 मंथ लॉन्ग कैटल फेयर? कैटल फेयर पहला क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा दिया ना, सोनपुर मेला किस 2 नदी के संगम में, गंगा और गंडक के कन्फ्लुएंस में आता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनपुर, कटिहार मेला, पूर्णिया मेला, फिर समा चकेवा, बिहुला फेस्टिवल, सारा हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर? ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन 10th शेड्यूल ऑफ द शेड्यूल? 10th शेड्यूल होता है एंटी डिफिक्शन लॉ। आयाराम दयाराम वाला जो था कि लोग आते थे, इस एक एक्स पार्टी से आते थे नॉमिनेट होके या इलेक्ट होके, वो तुरंत स्विच कर जाते थे वाई पार्टी में। ठीक है, सो उसको कर करने के लिए 10th शेड्यूल आया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सवाल पूछ रहे ना कि अदर देन 10th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल तो पता था या स्पीकर के पास पावर है, बट मैंने ये देखा नहीं अदर देन दोस इन द 10th शेड्यूल। तो देखो अदर देन 10th शेड्यूल में क्या क्या आता है ना, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हो, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, तो दैट कम्स अंडर अदर देन दोस 10th शेड्यूल। सो दैट पावर इज बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पास पावर है कि वो रिमूव कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमएलए होते हैं। क्लियर हो गया? 10th शेड्यूल में अगर है मैटर तो वो स्पीकर देखेंगे, लेकिन 10th शेड्यूल के अलावा है, और 10th शेड्यूल के अलावा कौन कौन सा मैटर हो सकता है? इफ इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने बताया था 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कुछ जो सरकारी मुलाजिम जो दूसरे पद पे भी नियुक्त है, प्राइवेट पद में, जिससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स आ रहे हैं, दैट कम्स इनटू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर ये चीज है, सो हु हैज अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई हिम? राइट, गवर्नर हैज अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई हिम इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। राइट, पिक्चर क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर? डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन तो नहीं होता है, डिफॉरेस्टेशन से नहीं होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड से भी नहीं होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न करोगे तो भाई हो गई, तो सभी को पता होगा। ये वाला सवाल बहुत ही पुकी सा स्टेटमेंट था, बहुत लोग गलत हुए थे। देखो, मुंगेर हिल इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन? अगर ये नहीं भी आता ना तो मैं बताता हूँ कैसे ट्रिक से कर सकते हो। देखो मुंगेर हिल्स, यहाँ पे देखो सदर्न साउथ बिहार, 2 ऑप्शन में मुझे दिख गया सदर्न सदर्न, अब दोनों में से कुछ एक तो होगा ही। अब यहाँ पे देखो मुझे दिखा हिली, यहाँ पे मुझे दिख गया हिली, तो ये मैंने मार दिया। मतलब मुझे पता नहीं था इसके बारे में, ज्यादा आइडिया नहीं था, मैंने पढ़ा था बट मुंगेर हिल्स के बारे में ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है। जो पढ़े वेल एंड गुड, बट हमारे जैसे लोग जो इंजीनियर होते हैं वो सब चीज नहीं पढ़ते। ठीक है,
तो देखो सोमेश्वर हिल इतना पता था कि सोमेश्वर हिल ऊपर है, पश्चिम चंपारण साइड है, नॉर्थ बिहार प्लेन ठीक है समझ रहा था, हिली रीजन। अब यहाँ पे सदर्न हिली रीजन है, सदर्न बिहार प्लेन। अब भाई अब सवाल में हिली पूछ रहा था, मैं प्लेन क्यों मारूंगा, सीधा सदर्न हिली मारा, आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल क्या, हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इसमें, न्यू पेज। क्या सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो सबसे पहले सीन क्या था इसमें, इसमें आओ। सबसे पहले आए हमारे जे थॉमसन भैया, जे थॉमसन भैया आए हमारे 1897 में। इन्होंने दिया प्लम मॉडल। इन्होंने सिंपल बता दिया कि भाई एक एटम होता है, इसके बाहर प्रोटॉन होता है एम्बेडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये उन्होंने बता के चले गए। उसके बाद हमारा है गोल्डस्टीन, गोल्डस्ट एक स्कॉच है ना, अगर डब्ल्यू लवर हो गए तो कमेंट सेक्शन में बताना। गोल्डस्टीन ने बताया कि एक प्रोटॉन नाम का भी चीज होता है, तो उन्होंने बस बता दिया प्रोटॉन नाम की चीज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड भैया 1911 में आए। उन्होंने दिया न्यूक्लियर मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का था न्यूक्लियर मॉडल 1911। उसके बाद इसी को ट्वीक कर दिया गया नील्स बोर के द्वारा, नील्स बोर 1913। उन्होंने जस्ट ट्वीक कर दिया, उन्होंने एडवांस एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। जैसे आप सुने होंगे KLMN शेल, एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरा शेल पे जंप करता है तो कितना एनर्जी लिबरेट करता है, दैट इज गिवन बाय नील्स बोर थ्योरी, आप पढ़े होंगे नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। सो दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट रदरफोर्ड हैज गिवन। क्लियर हो गया पिक्चर। जे थॉमसन 1897 में आए थे, सबसे पहले उन्होंने खोज करके बताया था कि एक एटम है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है इसमें। गोल्डस्टीन ने बताया क्या, प्रोटॉन के बारे में बताया। रदरफोर्ड भैया आए, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बताए। नील्स बोर आए, बहुत चलाक थे, वेरी चलाक ब्रो। उन्होंने 1913 में क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल को ही एग्जाम्प्लीफाई कर दिया उसको, और थोड़ा सा बाइफरकेट करके उन्होंने बता दिया कि शेल व्हेन दे ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, सम एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी उसको चाहिए होता था, देन दे कैन गो इनटू दैट थिंग, ठीक है। दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर। कॉन्सेप्ट क्लियर, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते थे, नील बोर ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन क्या था, विच वाज द फॉलोइंग द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट वन तो थे हमारे जे थॉमसन भैया, ठीक है। मेरा गलत हुआ था यार, क्या ही बोलूं अब, 2 सवाल गलत हुआ, 2 या 3 सवाल साइंस में गलत हुआ, तो इसमें से एक ये सवाल था, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, 150 सवाल पूरा डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ जो री एग्जाम हुआ था वो मैं लेकर आऊँ कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड स्प्रेड लव, बहुत नया चैनल है, सो आई जस्ट नीड सम लव। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जस्ट आई नीड सम लव, दैट्स इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिए एंड हंसता ला, बाय।